IBPS AFO प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसके लिए इंडियन आईक्यू ने एक सर्वे कंडक्ट कराया था। 5,800 से भी ज़्यादा बच्चों ने यानी 5,800 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको सर्वे का ओवरव्यू यहाँ पर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ये बच्चों का रॉ रिस्पॉन्स है जो उन्होंने बताया। इसमें हमने कई चीज़ें पूछे थे उनसे, उनका नाम, उनके ओवरऑल अटैम्प्ट जो है, अटैम्प्ट उनके इंग्लिश में कितने हैं, अटैम्प्ट रीजनिंग में कितने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या अटैम्प्ट रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो क्वांट में आया उस पर आपका क्या व्यू है, हार्ड है या मॉडरेट है, इजी है। रीजनिंग में जो लेवल आया क्वेश्चन का उस पर आपका क्या व्यू है, हार्ड है या मॉडरेट है, इजी है। इंग्लिश में जो लेवल था उस पर आपका क्या व्यू है। ओवरऑल पेपर प्रीवियस ईयर से क्या लेवल रहा उस पर आपका क्या व्यू है। ये हमने बच्चों से पूछे थे, उनके कैटेगरी हमने जाने और उनका जो मॉक टेस्ट में एवरेज एक्यूरेसी वगैरह रहता है, ये सब चीज़ें भी हमने इसमें डिस्कस किया था। कई बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल हमारे पास 5,800 से भी ज़्यादा बच्चों का डेटा आया यहाँ पर। इसके बाद इस डेटा पे हमने बहुत सारा वर्क किया, वो सारा चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। आप एक एक करके पहले देखिए। एवरेज अटेम्प्ट का डेटा है, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का। ये रैंडमाइज पॉपुलेशन एक्चुअली क्या होता है, इतना बड़ा डेटा साइज पे वर्क करना फीजिबल भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको पॉपुलेशन को रैंडमाइज करना होता है। फिल्टर करने के बाद पहले तो कुछ ऐसे होते हैं डेटा जिनको आपको फिल्टर करके हटा देना होता है, फिर उसके बाद आप रैंडमाइज करके और एक सैम्पल साइज लेते हैं। तो सैम्पल साइज जो है हमारा टोटल हमने लिया कितने बच्चों का, एक बार मैं देख लेता हूँ। 1100 बच्चों का हमने सैम्पल साइज लिया, यानी 1176 बच्चों का एक सैम्पल साइज लिया। सैम्पल साइज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है जो पूरे रिसर्च का जो अप्रोच है उस पर ही लगाया जाता है और उसके बाद हम लोग फिर उसको मैच करते हैं बाकी डेटा से। ये फिर रीजनिंग का डेटा है। रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट रहे बच्चों के, क्या मार्क्स आए, मार्क्स पे मैं कैसे पहुंचा वो भी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। पहले एक बार ये सब चीज़ें आपको दिखाना जरूरी होता है। ये अटेम्प्ट है जो बच्चों के इंग्लिश में आए हैं, अटेम्प्ट के बाद उनके मार्क्स आए हैं, वो सब चीज़ें ये भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। वैसे ही ये मैथ्स का है, मैथ्स में क्या रहे हैं बच्चों के अटेम्प्ट और मार्क्स, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके बाद ये सब करने के बाद हमने एक रैंक चार्ट बनाया है। रैंक चार्ट में जो ओवरऑल उनके रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के स्कोर हैं उसका क्या सम हो रहा है और उस पर हमने, ये हमारा डेटा है। और इसके बाद हमारा ये फाइनल डेटा है जो कि टोटल 5,800 बच्चों का है। इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग सीधा चलते हैं। ये डेटा देखने के बाद हम लोग चलेंगे स्लाइड्स के ऊपर। तो दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS AFO का जो प्रीलिम्स हुआ है उसका एनालिसिस। सब कुछ डेटा बताएगा, सब कुछ डेटा से रिलेटेड जो फिगर हैं, जो उसके एनालिसिस है वो आपके सामने रखूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक फिक्स डेटा कोई भी नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई भी आपको नहीं बता सकता है। हाँ, एक आइडिया लगता है, एक रेंज लगता है। वो रेंज जो है आपका कुछ और भी हो सकता है, मेरा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक डेटा जो है वो बहुत कुछ कहता है और डेटा हमेशा सच कहता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके AFO बनने की जर्नी में ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 1 मिनट लूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा उन बच्चों को जो नए हैं। आपको बता दूं, अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो कोर एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत सारे बुक मिल जा रहे होंगे। अलाइड साइंस के लिए आपको कोई बुक नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अलाइड साइंस की कोई एक कंप्लीट बुक इस टाइम पे मार्केट में है ही नहीं। इंडियन आईक्यू का ब्रह्मास्त्र ऑफ अलाइड साइंस एक ई बुक है। ई बुक है मतलब कि आप इसको लैपटॉप पे, फोन पे, टैब पे कहीं भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 1, 2, 4 नहीं बल्कि अलाइड साइंस के सभी 16 मेजर और माइनर टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया गया। जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रेसिजन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रूरल फाइनेंस एंड बैंकिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, मशरूम, लैक कल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडियन आईक्यू का, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा मॉक टेस्ट भी है, जिसमें कि आपको AFO मेंस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उनके सब टॉपिक वाइज 100 मॉक मिलेंगे आपको। यानी टॉपिक वाइज नहीं बल्कि सब टॉपिक वाइज, टॉपिक पढ़ते जाइए और यहाँ पर आकर आप मॉक दे दीजिए उसका, ताकि आपको पता चले कि टॉपिक आप कितना अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। 100 सब टॉपिक वाइज और 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाता है। तो टोटल 130 मॉक टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी AFO है, उनके साथ टॉपर स्टॉक वगैरह का सेशन भी मिलता है इसमें। अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो डेटा निकल कर सामने आई, हमने उनसे पूछा बच्चों से कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल बताइए कि आपके लिए ये लेवल इजी लगा कि मॉडरेट लगा कि हार्ड लगा। तो 76% बच्चों ने कहा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो लेवल था वो हार्ड था और लगभग 24% बच्चों ने कहा कि
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल मॉडरेट था, इजी कहने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। रीजनिंग पे हमने उनसे पूछा कि रीजनिंग का लेवल आपको कैसा लगा, तो 70% के आसपास बच्चों ने कहा कि रीजनिंग का लेवल हार्ड है, 28% के आसपास बच्चों ने कहा कि मॉडरेट है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसको इजी कहा। इसके बाद हम चलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। हमने जब व्यू लिए उनके, तो उन्होंने बताया कि हार्ड कहने वाले सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश को हार्ड बताया। ये एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है इस एग्जाम का कि यहाँ पर इंग्लिश का लेवल हार्ड नहीं पूछा गया है। साथ ही साथ 72% के आसपास बच्चों ने कहा कि इंग्लिश का लेवल मॉडरेट रहा, और लगभग 18% के आसपास बच्चों ने कहा कि इंग्लिश का लेवल ईजी रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों ने ईजी टू मॉडरेट ही कहा है, हार्ड किसी ने नहीं कहा इसमें। इसके बाद हमने उनसे ये भी पूछा कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार का पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, तो 80% के आसपास स्टूडेंट ने बोला कि इस बार का जो लेवल है वो पिछले साल के मुकाबले हार्ड है। ठीक है, और इजी बोलने वाले बहुत ही कम नेग्लिजिबल स्टूडेंट हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, कैटेगरी भी एक बार देख लेते हैं कि इस बार कंपटीशन का लेवल कैटेगरी वाइज कैसा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास हैं। ओबीसी जो है वो 50% पॉपुलेशन यहाँ पर ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 12% जो है वो ईडब्ल्यूएस, और एससी 9% के आसपास है। तो ये हमारा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसके बाद हम चलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी डेटाबेस है, जो भी हमने काम किया, जो भी एनालिसिस किया, किस बेसिस पे किया, क्या हमारा अप्रोच रहा। रिसर्च वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका अप्रोच क्या रहा, आपने किस बेसिस पे काम किया, आपका स्ट्रेंथ क्या है। और उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ है जो नहीं है, जिसके बेसिस पे एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, वो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट का डेटा आया। इसके बाद इस डेटा को हमने फिल्टर किया, रेंडमाइज किया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सर्वे के लिए। उसके बाद हमने एक 1176 बच्चों का एक सैंपल साइज रखा, जो कि अपने आप में एक ह्यूज डेटा है, ह्यूज सैंपल साइज है, जो कि आपको बहुत सारा चीज बता देता है इतने सैंपल साइज से। इसके बाद हमारे पास अपना खुद का डेटाबेस है, हजारों स्टूडेंट है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एएफओ प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं। हमने उनके जो अलग अलग हमने जो टेस्ट कंडक्ट कराए, चाहे वो इजी लेवल हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल हो, चाहे डिफिकल्ट लेवल हो, उसमें उनके हर सेक्शन में कैसा परफॉर्मेंस होता है, उनके लेवल जब बढ़ती है तो उनका परफॉर्मेंस कैसे डिक्रीज होता है, लेवल कम होता है तो कितना इंक्रीज होता है, उनकी एवरेज एक्यूरेसी क्या रहती है, अलग अलग टेस्ट के अलग अलग सेक्शंस में उन सब का हमने मीन वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद एक्चुअल एग्जाम में जो उनके 3 सेक्शन है, उनमें कितने उनके एवरेज अटेम्प्ट रहे, वो ऑलरेडी हमारे हमने आपसे सर्वे कराया हुआ है, उसका हमने एवरेज अटेम्प्ट वहां से ले लिया। और उसके बाद उससे हमारा जो मीन एक्यूरेसी पहले से निकला हुआ है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है, उसको हमने फिर यहाँ पर सेट किया। और उसके बाद फिर हमने चेक किया कि डेविएशन क्या आ रहा है, अटेम्प्ट में कितना डेविएशन आ रहा है, और जो मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में बच्चों के बन रहे हैं उसमें कितना डेविएशन आ रहा है। मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया गया, उनकी एवरेज एक्यूरेसी चेक की गई कि पेपर का चाहे कैसा भी लेवल हो, हमारे टेस्ट में बच्चों का एक्यूरेसी क्या रहता है, रीजनिंग में कितना रहता है, क्वांट में कितना रहता है, इंग्लिश में क्या एक्यूरेसी लेवल रहता है। देखिए, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का मतलब होता है वो एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का डेटा होता है जो लगभग सभी स्टूडेंट पे वर्क करता है। अगर एक एवरेज साइज बताता है, एक आपका जो सैंपल है रिप्रेजेंटेटिव, वो बोलता है कि एक बच्चा जो कि टेस्ट में 36 मार्क्स स्कोर करता था, लेकिन एग्जाम में अगर उसने सिर्फ 30 मार्क्स स्कोर किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं उनके जो परफॉर्मेंस है लगभग 5-6 मार्क्स डिक्रीज हुए होंगे। यही होता है एवरेज का मतलब एक्चुअली। इसके बाद है कि कौन कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो वैकेंसी जो रिपोर्टेड थी वो यहाँ पे मैंने 510 लिखा है, बट इससे शायद 6-7 एक्स्ट्रा होंगे, अप्रॉक्स 510 के आसपास मैंने लिखा हुआ है। 516-517 के आसपास में रिपोर्टेड वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है जो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा है वो 150 के आसपास है, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब नेशनल बैंक का कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला था कि इस बार जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कितने स्पेशलिस्ट ऑफिसर वो लेने वाले हैं। तो वहां से एक्सपेक्टेड है कि 1 से 150 वैकेंसी इंक्रीज होगी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। सेंट्रल बैंक की तरफ से भी न्यूज आ रहा है, वहां पे भी प्रमोशन होने वाला है अभी जनवरी में, तो 2500 के आसपास स्किल 1 ऑफिसर की पोस्ट वहां भी खाली होने। तो ये सब डेटा अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगा, आपने अगर पहले से इस पे देखा होगा, पंजाब नेशनल बैंक के एक रिटायर्ड ऑफिशियल हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इस टाइम पे मैं दिमाग में नहीं आ पा रहा उनका नाम,
पर अगर अगर उनका नाम आपको याद होगा, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक के जो रिटायर्ड ऑफिशियल है उन्होंने ये डेटा भी बताया था कि जब भी आईबीपीएस जो है वो बुलाता है स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए, तो वहां पर एक रेशियो रहता है। लेकिन रेशियो जो होता है वो अभी करंट में कितने वैकेंसी है उसके बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि आईबीपीएस ये देखता है कि इन फ्यूचर कितने वैकेंसी रिपोर्ट किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी इस टाइम पर 500 वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन अगर आईबीपीएस को लगता है कि दो चार बैंक और भी वैकेंसी रिपोर्ट करेगी और इन फ्यूचर 800 से 900 वैकेंसी हो जाएगा, तो वो जो रेशियो बनाते हैं वो उस वैकेंसी पे बनाते हैं, ठीक है। उनका नाम मैं इस टाइम पे मिस कर रहा हूँ, पर अच्छा, अनिल अग्रवाल सर, यस यस, अनिल अग्रवाल सर, अभी मुझे याद आ गया नाम। बहुत ही जाने माने हस्ती है, हम सब उनको फॉलो करते हैं, हम सब उनकी बात सुनते हैं। अनिल अग्रवाल सर ने ये चीज कहा था कि आईबीपीएस जब भी स्टूडेंट्स को कॉल करता है तो वो करंट वैकेंसी के ऊपर रेशियो नहीं बनाता है, बल्कि एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी आगे होगी उसके बेसिस पे वो स्टूडेंट को कॉल करता है। तो रेशियो भी जो है अभी इस टाइम पर हम नहीं क्लियरली बता सकते हैं कि 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा, 1:15 के रेशियो में बुलाया जाएगा, 1:20 के रेशियो में बुलाया जाएगा। कितने स्टूडेंट्स को बुलाए जाएंगे, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, कितने स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे, ये अभी नहीं पता है। तो डेटा क्या कहता है वो सारा चीज हम देख लेंगे, लेकिन स्टूडेंट कितने बुलाए जाएंगे इसका रिपोर्ट अभी इस टाइम पर हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम एक रेंज में बात करेंगे, एग्जैक्ट कट ऑफ की बात नहीं होगी, क्योंकि वो करना फीजिबल भी नहीं है। अब आइए इस पूरे एनालिसिस से जो आउटकम निकलकर सामने आया वो हमारे सामने है स्क्रीन पर, इसको हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा बातों को। यहां पर तीनों सेक्शंस के नाम लिखे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर हमारे अलग अलग जितने भी टेस्ट हमने कंडक्ट कराए हैं उन सब का एक एवरेज निकाला गया कि एवरेज अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अप्रॉक्स 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, और वहीं रीजनिंग में वो 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, इंग्लिश में वो 26 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जो आपका जो सर्वे का रिजल्ट हमारे पास आया, वहां पर हमने देखा कि एक्चुअल एग्जाम में जो अटेम्प्ट है बच्चों के वो डिक्रीज होकर क्वांट में यानी मैथ्स में आपका अटेम्प्ट डिक्रीज होकर 14 पे पहुंच गया है, और रीजनिंग में जो आपका अटेम्प्ट है वो डिक्रीज होकर 15 पे पहुंच गया है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो रीजनिंग और क्वांट में एक एवरेज स्टूडेंट ने 29 से 30 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किया है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जहां पे आप टेस्ट में अलग अलग टेस्ट में 26 के आसपास ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट करते हैं, एक्चुअल एग्जाम में जो आपका अटेम्प्ट है वो बढ़कर 29 हो गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा है और रीजनिंग और क्वांट में आपका अटेम्प्ट घटा है, ठीक है। अब टेस्ट की बात करें, जो टेस्ट डिफरेंट कंडक्ट कराए गए उसका जो मीन वैल्यू आया, उस मीन वैल्यू की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट 50 मार्क्स में से क्वांट में 14 मार्क्स लेकर आता है, ठीक है। रीजनिंग में 50 मार्क्स में से 17 मार्क्स लेकर आता है, और इंग्लिश में 50 मार्क्स में से 5.5 मार्क्स लेकर आता है। जो टेस्ट के आउटकम है उससे जो एवरेज एक्यूरेसी निकल कर आती है, जो मीन एक्यूरेसी का वैल्यू है, वो क्वांट में एक स्टूडेंट की एक्यूरेसी 70 से 75% होती है, रीजनिंग में थोड़ा सा कम होता है, मतलब 5% 10% कम होता है। रीजनिंग में जो उनकी एक्यूरेसी होती है वो लगभग 70% के आसपास होती है, और इंग्लिश में जो एक्यूरेसी होता है एक स्टैंडर्ड लेवल के पेपर में वो लगभग 40% होता है। लेकिन इस बार जहां तक हमने देखा कि इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा कम था, हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, तो हमने इसमें भी 10% का एक्यूरेसी में इंक्रीज किया है, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चा क्वांट में 14 मार्क्स स्कोर करता है उनका एवरेज जो है एक्चुअल एग्जाम में 7.5 हो गया है। कैसे मैं बोल रहा हूं इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये क्वांट का डेटा है। क्वांट का जो डेटा है यहां पर स्क्रीन पे आप देखिए, नीचे में एवरेज लिखा हुआ है 7.3, ठीक है। वैसे ही अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में एवरेज गया है 11.1, और इंग्लिश में जो एवरेज है वो है आपका 7.3, इंग्लिश में भी है। तो वही बात यहां पर बताई जा रही है कि आपका जो एवरेज स्कोर है क्वांट में वो बच्चों का 7.5 के आसपास ही बन रहा है एक्चुअल एग्जाम में। एवरेज स्कोर क्वांट में 7.5 बन रहा है, और रीजनिंग में जो है एवरेज स्कोर वो 11 बन रहा है, 11, ठीक है। और इंग्लिश में जो एवरेज स्कोर है वो 7 के आसपास बन रहा है। अगर हम टोटल कंबाइन कर दे तो एक जनरल टेस्ट में आपका जो एवरेज स्कोर होता है वो 150 में से 36.5 बनता है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जो आपका एवरेज स्कोर है वो 25.5 बन रहा है, और यहां पर आपके एवरेज स्कोर में लगभग आप देख रहे हैं कि 11 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है।
जो एवरेज स्कोर आपका एक जनरल टेस्ट में होता है और एक्चुअल हार्डनेस जो लेवल बढ़ाया गया है एग्जाम का, तो एवरेज स्कोर घटकर 11 मार्क्स घट गया है। ठीक है, अब 11 मार्क्स घट गया है, सारा डेटा आपके सामने है, तो आप यहां पर थोड़ा सा कट ऑफ में अपना दिमाग लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि जितनी वैकेंसी थी लगभग उसकी आधी वैकेंसी इस टाइम पे है। ठीक है, आगे हो सकता है कि बढ़ेगी। तो जब वैकेंसी आधी हुई है तो आप मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ भी जैसे पिछली बार 20 के आसपास था, तो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग कि 40-41 के आसपास भी जा सकता है कट ऑफ। लेकिन हमने देखा कि बच्चों की एवरेज स्कोर जो है वो डिक्रीज हो गई है, पेपर जो है उसका लेवल बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो उससे गिरने वाला है, कट ऑफ उससे नीचे ही रहने वाला है। अब कितना नीचे रहने वाला है, इसके लिए जो सफिशिएंट डेटा होना चाहिए वो डेटा इस टाइम पर अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी का हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बढ़ेगा, रेशियो कितना होगा वो भी आपको नहीं पता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि सर चलो आप इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक बार हमें आइडिया दे दो अपने डेटा के अनुसार, तो वो भी मैं करूंगा। अब जो बच्चे हैं जो सिर्फ एनालिसिस देखना चाहते थे वो अब यहाँ से जा सकते हैं, और जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लेना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। डेटा क्या कह रहा है मैं बस वही करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, अब हम सारा चीज यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक बार को देखते हैं कि वैकेंसी कंडीशंस है, बहुत सारे कंडीशंस आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। वैकेंसी अगर मान लीजिए कि 516 ही रह गया, ठीक है, और रेशियो अगर 1:10 का लिया गया, तो 5100 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? 5100 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस लिखने के लिए। 5100 बच्चों को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। अब लगभग 75,000 के आसपास स्टूडेंट इनरोल करते हैं एएफओ के लिए, और 50,000 के आसपास आप मान के चलिए कि अटेंडेंस रहता है। तो 50,000 बच्चों में अगर 510 बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है, 50,000 बच्चों में अगर 50,000 बच्चों में अगर 5100 बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो 5,000 के सैंपल साइज पे 5,000 के सैंपल साइज पे आपको 510 बच्चों को बुलाया जाएगा, है ना। अब वैसे ही आपका जो 1176 का सैंपल साइज है, 1176 बच्चों का जो सैंपल साइज है उस पे कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, आप उसमें 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 510 डिवाइडेड बाई 5, 102। यानी कि एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 102 रैंक पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनका स्कोर क्या है। तो एक बार मैं रैंक चार्ट यहाँ पे ले रहा हूं, और यहाँ पर 102 पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका जो ओवरऑल स्कोर आ रहा है वो 34.09 आ रहा है, जो 102 पर है। 103 पर जो है उनका 34.06, यानी कि 102 हमने क्यों लिया आपको पता चल रहा है। 102 हमने लिया अपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में, यानी 1100 के आसपास जो हमारा सैंपल है उसमें 102 रैंक, यानी कि 5000 वाले सैंपल में उनका रैंक हो जाएगा 500 के आसपास, और 50,000 वाले रैंक में उनका रैंक हो जाएगा 5,000 के आसपास। ठीक है, तो यही वो सैंपल साइज है। यहाँ पर 102 103 रैंक पे जो आ रहे हैं उनका 34 बन रहा है। अब वैसे ही आप ले लो कि 1:10 का रेशियो न लेके अगर आप 1:20 का रेशियो मान के चलते हो, ठीक है, तो 1:20 का रेशियो अगर आप मान के चलते हो तो वैसे ही आपका 10,200 हो जाएगा। 10,200 रैंक हो जाएगा कितने में से? 50,000 में से। अब 5,000 में से कितना हो जाएगा? 1,020 हो जाएगा। अब 1,000 में से आप निकाल लो 1,020 डिवाइडेड बाई 5, 204। 204 रैंक पे कौन सा स्टूडेंट बैठा हुआ है उनका हम देख लेते हैं एक बार मार्क्स। 204 पे 204 पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका जो मार्क्स है वो 31 के आसपास में बन रहा है। कितना बन रहा है? 31 के आसपास में। तो ये आपने एक देख लिया। अब आइए $10,200 50,000 में से, ठीक है, तो 5,000 में से हो गया आपका 1,020 डिवाइड बाई 5। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर। अगर हम 800 के आसपास वैकेंसी मानकर चलते हैं, सब बढ़ने के बाद अगर 800 के आसपास वैकेंसी हो जाती है और उसमें अगर 1:10 के रेशियो में बुलाया जाता है, तो 8,000 बच्चे 50,000 में से 8,000 बच्चों को अगर बुलाया गया, ठीक है, तो 5,000 में से कितने हो गए? 800 हो गए। और वैसे ही इसको भी आप डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 160। अब 160 वाले रैंक पे आप देख लो कि जो स्टूडेंट बैठा है उनका स्कोर कितना है। उनका स्कोर हो गया 32.5, ठीक है, 32.5 हो गया। अब एक और ले लो आप,
अगर अगर 800 वैकेंसी के अकॉर्डिंग माने और 1:20 का रेशियो लेकर चले, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो आपका क्या थॉट है? अगर आपको लगता है कि हाँ वैकेंसी 800 पार है, 1:20 के रेशियो में बुलाया जाएगा, तो ऐसे में आपको हर डेटा का पता होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो है इस पर आराम से डिसीजन ले सकते हैं। 1:20 देखे तो 16,000 के आसपास रैंक बन रहा है 50,000 में से, तो 5,000 में से कितना हो गया? 1,600 हो गया। अब 1,600 अपॉन 5 कर लीजिए हमारे सैंपल में देखने के लिए, तो 320 जो रैंक है उनका देख लेते हैं एक बार कि उनका मार्क्स क्या है। तो जो है उनका मार्क्स बन रहा है 28.85, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस को देखते हुए मैंने आपको मार्क्स बच्चों के बता दिए। अब जो है आप आराम से इसको देख सकते हैं कि एक रेंज की अगर बात करें तो आपने देखा कि 28 से लेकर और 33-34 तक का रेंज गया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके बीच में लाई करे, लेकिन अगर आप इस मार्क्स से ऊपर नीचे भी हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल रहे हैं, फिर भी आपको मेंस की तैयारी में बिल्कुल जी जान से लगे रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब ही एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड का मतलब एक्चुअल नहीं होता है। जो डेटा है, जो डेटा कह रही है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब जो है आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना ज़्यादा इस पे वो किए हुए सीधा सीधा आप अपने मेंस के प्रिपरेशन में आराम से लग जाइए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए कि कट ऑफ कम हो जाता है, प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास सिर्फ 10-12 दिन रह जाएंगे मेंस की तैयारी के लिए। आप 10-12 दिन में कितनी तैयारी कर लोगे आप खुद सोचो। बहुत सारे बच्चे हैं, पिछले बार भी उन्होंने ऐसी गलती की थी कि पहले वो रह गए कि ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, क्लियर होगा नहीं होगा, और जब रिजल्ट आया वो क्लियर हो चुके थे, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन उन्होंने मेंस की तैयारी ही शुरू से नहीं की। अभी आपके पास टाइम है, 25-26 दिन है, आप आराम से इस पे फोकस करिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लग जाइए। अभी से लग जाएंगे तभी जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हाथ में ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। उस टाइम आप फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट देने, मॉक टेस्ट देने में बिजी रहोगे, फिर पढ़ने को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर एक अनुमान जो लगाया गया कि UR EWS, देखिए UR EWS OBC है, कट ऑफ लगभग सबका सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो एक रेंज है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। बाकी SC ST का जो है वो इसी में 4-6 मार्क्स कम होते हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज करके भी आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि अगर लगे कि नहीं मेरा तो 27 है तो मैं क्या करूँ फिर। अरे 27 है तब भी आप मेंस की तैयारी करिए, 26 है तब भी मेंस की तैयारी करिए, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ध्यान दिए हुए। ये वीडियो तो बनाना इसलिए होता है क्योंकि आप अभी तक कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो अपने पढ़ाई के ऊपर। मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स दे दिए बच्चे, उसके बाद सब टेंशन में घूम रहे हैं, मेंस की तैयारी आप लोग नहीं कर पा रहे। मेंस की तैयारी करिए, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, पेपर का लेवल डिक्रीज हुआ है, कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि गिरेगा। तो आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, सीधी सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कोर्सेज के जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, ई बुक, और प्लस आपको मॉक टेस्ट के लिए इनरोल करना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।